सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। और नाज़रीन, आज का सबसे अहम मसला है इलेक्शन कमीशन का मामला, जिसके ऊपर इजलास तो हो रहे थे, लेकिन अभी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के मामले को जल्द क्लोज करने के हवाले से अभी खबर आई है और कहा गया है कि 14 रोज़ पहले उनको ख़त्म कर लिया जाएगा, यानी कि 30 नवंबर की डेट दी गई है कि हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो किसी न किसी हद तक ये जो कोशिशें हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, वो बाराबर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए बहुत ही मौजूद मेहमान एक्स सेक्रेटरी ECP हमारे साथ मौजूद हैं, कंवर दिलशाद साहब। वेलकम टू द शो कंवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई है कि 14 रोज का वक्त जो है मजीद कम कर दिया गया है, तो कितनी खुशाइंद बात है, किस तरह से देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन जो है वो जल्दी कंडक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये सवाल आपने मुझसे किया? जी सर। क्या सवाल क्या आपका? सर मैं पूछ रही हूँ कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट सामने आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 14 रोज का हल्का बंदियों का जो वक्त था वो मजीद कम कर दिया गया है, उसे मजीद पहले कर दिया गया है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कह रही थी कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, 90 रोज का जो आईनी वक्त है उसी हिसाब से चलना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो आप देख रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं अब? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने अपने हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है वो महदूद कर दिया है और वो 14 दिसंबर की बजाय अब वो 30 नवंबर को इंतखाब जो है वो जारी करेंगे, हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन, और उसके साथ ही इंतखाबी फरिश्तों की भी जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर देंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने अपने 4 महीने का जो शेड्यूल होता है हल्का बंदी को कम करके उन्होंने 3.5 महीने कर दिया। अब ये ज़ाहिर है अभी 3.5 महीने में हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगे। मुमकिन है इससे पहले भी हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाए, मुमकिन है, क्योंकि एहतियातन इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर की डेट डाली है और साथ ही ये भी अनाउंस कर दिया है कि हम चंद रोज में इंतखाब का जो तारीख वो दे देंगे, शेड्यूल तो बाद में देंगे, लेकिन इंतखाब के इनेकाद की तारीख दे देंगे। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि अब हमें ये अंदाजा लग रहा है कि ये 15 फरवरी से पहले यानी जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो जाएगा। तो मेरी अपनी जो तजुर्बा है उसकी बना पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है ये 24-25 जनवरी को हो जाएंगे, क्योंकि जब शेड्यूल जारी कर देगा इलेक्शन कमीशन 2 काम करने। मैं तो तरीका बता दूं, ये जो आपके एंकर पैंकर होते हैं पता कुछ नहीं होता, इसलिए एक शेड्यूल होता है, एक तारीख होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान करेगा अंडर सेक्शन 57 के तहत। वो कहेगा मिसाल के तौर पर वो कह सकता है कि 24 या 25 जनवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। तो जो उसका जो शेड्यूल होता है स्टेप बाई स्टेप मरला दर मरला वो बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन तारीख बता दी जाएगी कि ये फला तारीख को इलेक्शन हुआ है। तो हमारे तजर्बे की रोशनी में ये इलेक्शन का जो तारीख ऐलान जो करेगा वो 24 या 25 जनवरी को वो इंतखाबात का इनेकाद का फैसला कर लेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है आपके नजदीक के इतने टाइम में सारे का सारा तैयारियां, सारे का सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं, मुकम्मल है तैयारियां। ये जो है हमें पता है ना, आप किसे पूछ रही हैं, मैं बताता हूँ ना, उन्हें क्या पता जिससे आप पूछ रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इसकी मुकम्मल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अगर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का ये नाम ना आता नोटिफिकेशन, तो इलेक्शन कमीशन तो नवंबर में इंतखाब करवा दे। ये मुश्तरका मफादात कौंसिल के जो उन्होंने जो फैसला किया कि जी नोटिफिकेशन कर दिया, जिसे हल्का बंदी करनी पड़ गई। अगर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का नोटिफिकेशन ना होता तो इलेक्शन तो नवंबर के पहले हफ्ते में हो रहे थे। बिल्कुल, इलेक्शन तो मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। अभी ये फरमा रहे हैं कि बहुत जल्द इंतखाब भी हो जाएगा। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए GDA की रहनुमा सायरा बानो साहब अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि उनकी मुलाकात भी हुई उनकी पार्टी की इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट रही, क्या गुफ्तगू हुई। वेलकम टू द शो सायरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आप ये बताइएगा कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन के वक्त से आपकी मुलाकात हुई है, सियासी जमातें जो हैं इस बात पर इसरार कर रही थी कि जल्द हल्का बंदियों वाला मामला वाइंड अप हो जाए। अभी ये खबर ऐड भी हो गई है कि जल्द
जल्द वो कर भी रहे हैं इसको। 14 दिन का वक्त मजीद खत्म हो गया है, तो अब आपके ख्याल में जल्दी इलेक्शंस का इनेकाद होता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या इलेक्शन है, देखिए तो यहाँ पर तो पल पल सूरत हाल बदलती है। जो हालात है वहाँ पर, आप मुझसे मेरा पूछ रही है ना जी, तो जो हालात तो मुझे नहीं किसी के भी कहने के ऊपर कोई चीज़ का यकीन होता है। अच्छी बात है अगर वो अपना काम वक्त से पहले कर लेते हैं, और जो मुल्क में जो जमहूरियत का अमन है कि जिसके लिए इलेक्शन जरूरी है, तो अच्छी बात है। हमारा मुतालबा तो हल्का बंदियां तो था ही, उसके साथ साफ और शफाफ इलेक्शन भी था कि जो इलेक्शन है उसमें तो सारे सब जिस तरह से आप साफ और शफाफ इंतखाबात की बात करिए, तो क्या कोई अभी भी रिजर्वेशंस मौजूद हैं? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हो रही हैं, इस हवाले से आपकी जमात ने भी गुफ्तगू की थी, तो अभी भी कोई रिजर्वेशंस मौजूद हैं क्या? जी है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी जाते हुए वो कहते ना कि अपने काम तो मजबूत करके गई थी। होता है, जाहिर है, अब हम लोग रहते हैं पाकिस्तान में, अब ये तो नहीं कि वो कि खुदा जाने हमें क्या हो गया जो हम बिल्कुल ही सुधर गए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की थी कि भाई आप ये जो कोई थोड़ी सी जो पहले जो सियासी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी उसको चेंज करके कोई न्यूट्रल बंदे लेकर आए जो कि सरकार की नौकरी करें, किसी जमात की नौकरी ना करें। उन्होंने खदशा दूर नहीं किया। उन्होंने क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर को खत लिखा है, फिर जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, अब मुझे नहीं पता क्या जवाब आता है और इस पर अमल होता है या नहीं होता। पर ये दो मुतालबात थे कि हल्का बंदी है, वो भी सही। ठीक है, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो सायरा साहबा, अभी आप क्या देख रही हैं नेक्स्ट इलेक्शन में जब भी होंगे इंशाल्लाह, आप करीब होने वाले हैं, तो कैसी हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है? एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मुंतखब हुकूमत होगी? क्या वो अवामी मसाइल को हल करेगी? अवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा, या फिर यही ब्लेम गेम चलता रहेगा जो बहुत से सालों से चल रहे हो पाकिस्तान में? अभी मुझे नहीं पता कि खुदा पाक वो कहते हैं ना कि ये एक कागजी दानश्वरों से हमारी जान छुड़वा दें, और मीडिया की जो एक सहाफत का किरदार होता है बहुत मजबूत किरदार होता है, तो वो अपना किरदार पूरे तरीके से अदा करें। अब देखिए ना, आधे लोग ढोल बजाना शुरू हो गए कि मियाँ जदों आवेगा अलग पता जावेगा, यानी कि वो अभी भी इंतजार में है कि पूरी आलम इस्लाम की दुनिया आंखें बिछा के बैठी हुई कि जी मियाँ साहब आए। आप पीपल्स पार्टी के देखें तो उनका अपना बयानिया है, तो मखलूत हुकूमत ही बनेगी। नून लीग का फिल्म में तो कुछ स्टेक है ही नहीं। ऐसे आप पीपल्स पार्टी देख लें तो जनूबी पंजाब की तरफ है, लेकिन ये नॉर्थ जो पंजाब है और बाकी आगे वहां पर नहीं। तो ये कैसे बनेगी हुकूमत? एएनपी भी मजबूत हो गई है, जेयूआई भी मजबूत हो गई है, और पीटीआई को क्यों भूल रहे हैं आप लोग? मतलब जितना भी वो किया है, जो भी कैंडिडेट उसका खड़ा होगा, फिर आपने एक आईपीपी भी बनाकर हम सबके सर पर मुसल्लत कर दी। वो आईपीपी अब किस पलड़े में जाके बैठती है? नून के साथ। ज्यादातर यही है कि वो नून के साथ होगी, क्योंकि उनके ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल साहब आखिरी दम तक 9 अगस्त तक हुकूमत का हिस्सा थे, तो तरीन साहब ने वो भी मना कर दिया था उनको रिजाइन देने से। तो अब आगे बड़ी सिचुएशन है कि ये जो ऐसे इत्तेहादी या जो जैसे कुछ जमातें होगी, आप एमक्यूएम ले लें, काफ ले लें, बाप ले लें, या सिंध में हमारी जमात है, अब ये किस तरफ सारी जमातें जाती हैं और किसकी हुकूमत बनती है, लेकिन बनेगी ऐसी टप्पा घोटाला टाइप। ठीक है, लेकिन मखलूत हुकूमत का बनना जो है वाकई वो एक सवालिया निशान भी होगा इस सिस्टम पर भी, और आने वाले वक्त में भी आवाम के लिए भी एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग मुंतखब गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, सब हमारे साथ मौजूद थी और सारी सिचुएशन पर बात भी करी थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपके साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करते हैं महंगाई की। तो गरीबों की जान इस कदर मुश्किल में है कि एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा आता है। महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। डॉलर के बाद अब पेट्रोल ने भी अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की है। चीनी का बहरान भी सर उठाए खड़ा है। पाकिस्तान को हर जानिब से महंगाई का सामना है, जिसमें आटा, दाल, चीनी, अद्वियात की कीमतें भी गरीब की पहुँच से दूर हैं। अगर गौर करें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर गन्ना
वाफिर मिकदार में पैदा होता है, जो दीगर दूसरे ममालिक को चीनी एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसके अपने शहरी सस्ती चीनी के लिए रुलते फिर रहे हैं। इस हवाले से अब ये खदशात सामने आ रहे हैं कि पहले तो चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवाकर हुकूमती इजाज़त से चीनी को एक्सपोर्ट करवाया, डॉलर्स में मुनाफा कमाया और अब टैक्स दहिंदगान के पैसों से महंगी चीनी इम्पोर्ट करने की इजाज़त भी ले ली गई है। दरामदी चीनी अब मिलेगी आवाम को 220 रुपए फी किलो में, जबकि इस वक्त अगर हम मुल्क में बात करें तो बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए, जबकि कराची में 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल अब यह है कि इस मुआशी गर्दाब में फंसी निगरां हुकूमत क्या इस चीनी के बहरान से निमटने के लिए काम करेगी? महंगाई के सताए अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा और आखिर कब तक अवाम को इन्हीं बहरानों का शिकार रहना है? मसले का हल क्या है? सारी पर बात करेंगे कि चीनी की इस वक्त किल्लत क्यों है मुल्क में, क्या रीजंस हैं, कैसे ये दूर हो सकती हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कराची होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का। अभी ये एक नया बहरान सर उठाए खड़ा है, किस तरह से इसको निमटना है? क्यों किल्लत पैदा हो गई एकदम से जबकि वाफिर मिकदार में चीनी पड़ी थी? मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है चीनी की? देखिए, अभी जो होलसेल मार्केट में 173 रुपए 173 है और रिटेल में 180 से 85 तक दरमियान बिक रही है जी। अब आप ये हमसे पूछेंगे कि चीनी का क्या हुआ? चीनी जब गन्ना कास्ट हुआ था और गन्ने के किसानों को रेट दिए गए थे वो 300 रुपए मन थे। जब जाहिर सी बात है गन्ने से चीनी बनती है, जब गन्ने से चीनी बनी तो वो 80 रुपए की कॉस्ट आई, नफे के साथ 83 की कॉस्ट पड़ी। फरवरी की बात कर रहा हूँ 2023 की, आज की बात नहीं कर रहा मैं, फरवरी की बात कर रहा हूँ, ये चंद मछली बने हुए हैं। अब मुझे आप बताएं कि ये 83 की चीनी 185 में कैसे पहुंची? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मसाइल जो हैं वो सट्टा माफिया है, शुगर मिल का कार्टेल है, स्मगलिंग है, ये एक बेसिक फैक्टर है। जब हम रोज आपके टीवी के दूसरे चैनल पे बात करते हैं सुनता कोई नहीं है। देखें, गवर्नमेंट इदारे की रिट चैलेंज की गई कि एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी गई कि अभी फिलहाल चीनी हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जो पहले 10 लाख टन की परमिशन दी गई थी उस पर 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए था। वो 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ, 7.5 लाख टन पे अभी पाबंदी लगा दी गई। अभी पाबंदी की नहीं थी कि 2 घंटे में 4 रुपए किलो बढ़ गई, दूसरा दिन हुआ 5 रुपए किलो बढ़ गई। मुझे आप बताएं कि ये जो अवाम है, जो 25 करोड़ अवाम है, उसकी जेबों पे 100 अरब से जायद का डाका पड़ा है और जेब काटी गई है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं टीवी के तवज्जुह से, आपके बोल टीवी के तवज्जुह से, कि ये किसी ने अभी रेट मांगा था कि हमें 1 लाख टन इंपोर्ट करनी है। आप सुनना जरा, उन्होंने सिर्फ रेट की एक कैलकुलेशन मांगी थी, कोई इंपोर्ट नहीं हो रही चीनी, गारंटीड बात है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना होगी, क्योंकि हमारे पास तो सरप्लस है 10 लाख टन। हम अगर स्मगलिंग को रोक लें, हम अगर कार्टेल को रोक लें, जिनके ऊपर अब आला इदारे क्रैक डाउन करें सख्त, जब जाके अमल होगा। यकीन माने कि कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल है जिनमें उन्होंने मांगी थी कि हमें एक्सपोर्ट की परमिशन मजीद दी जाए। सही। उन्होंने कहा कि इसके रेट फिक्स कर दें, वो 90 रुपए से 100 रुपए के रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करने थे, उस पर उन्होंने स्टे ले लिया। मैं आला अदलिया से दरखास्त करता हूँ हाथ जोड़ के कि खुदारा 25 करोड़ अवाम है, खुदारा ये जो अभी आपकी दरखास्त है 25 तारीख की जो तारीख लगी हुई है, उसमें आप ऐलान कर दें कि क्या प्राइस होनी चाहिए चीनी की। ये बेल लगाम जो हो रहा है वो तो गरीबों के लिए आपको निवाला चीजें हैं, रोटी महंगी, चावल महंगा, आप समझ लें ये जो दालें, वो भी जो डॉलर की मद में 80% हमारी इंपोर्ट है दालों की, उसको आप हालत देख रहे हैं कि उसकी जो कीमत बढ़ती जा रही है रोज, 15 रुपए से लेकर 25 रुपए 50 रुपए किलो तक का इजाफा दालों में हो चुका है। बिल्कुल। और पेट्रोल अलग, डीजल अलग, जाहिर सी बात है तहसील का निजाम वो महंगा हो रहा है। तो यही निजाम रहा तो मैं समझता हूँ
कि ये एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। तो हुकूमत को इस हवाले से बड़े सॉलिड इकदाम उठाने होंगे। थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था हुकूमत को स्मगलिंग के मामले पर भी काम करना चाहिए। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में बात करते हैं कोर्ट की खबर से, और कोर्ट की खबर में हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर्स ने। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद होंगे, एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए। सबसे पहले एहतशाम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का कोर्ट के हवाले से ये कि हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की थी 13 सितंबर को, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। क्या डिटेल्स हैं इस केस की? देखिए, ये बड़ी अहम दरख्वास्त थी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को जब उनके खिलाफ फैसला सुनाया, उन्हें नाअहल करार दिया, कौमी असम्बली की नशिस्त से डी-सीट किया और उसके अलावा प्राइवेट कंप्लेंट दायर करने का पहला हुक्म इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया था, जिसकी बुनियाद पर प्राइवेट कंप्लेंट सेशन अदालत में दायर की गई। उस पर बड़ा स्पीडी उस पर हेयरिंग्स हुई और बिलाखिर फैसला भी सुना दिया गया। आज चेयरमैन पीटीआई उसी केस में पाबंद सलासिल हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जो कि इलेक्शन कमीशन ने सुनाया था, उसके खिलाफ एक अपील दायर की गई और वो अपील अभी तक पेंडिंग है। उस अपील के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को एक नोटिस गया, जिसमें उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस था। वो उस नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोनों हाई कोर्ट्स में पैरेलल एक ही नोयत की दरखास्तें आ गई, तो ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपील वापस ले ली जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विड्रॉल की एक दरखास्त दायर की गई, उस दरखास्त पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन कई माह से वो दरखास्त डिसाइड नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब एक बार फिर से दूसरी दरखास्त दायर की गई, जिसमें ये इस्तदा की गई कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, हमारी दरखास्त पर फैसला नहीं हो सका, इसलिए अब वो दरखास्त खारिज कर दें। आज समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि उस दरखास्त पर एतराज़ात आए थे, चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारी दरखास्त पर एतराज़ात हैं, लेकिन हमारी इस्तदा है कि मरकजी अपील और उसके साथ अपील वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, हम इसे प्रेस नहीं करेंगे। अब अदालत ने 13 सितंबर को वो अपील भी और उसके साथ अपील वापस लेने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अगर ये अपील वापस हो जाती है, अदालत इजाज़त दे देती है कि आप अपील विड्रॉ कर लें, तो चेयरमैन पीटीआई के पास एक फोरम मौजूद होगा। लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है और लार्जर बेंच ने यह देखना है कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का फैसला दुरुस्त था या नहीं था। अगर अदालत एक कंक्लूड करते हुए इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था वही दुरुस्त नहीं था, ये एक फर्जी बात है, लेकिन अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये दायर होने वाली कंप्लेंट और उस पर होने वाली सज़ा जो है वो भी इनफेक्टिव हो सकती है। तो ये बड़ी अहम नोयत का ये केस है। जी ठीक है, तो शाम आपसे जानना चाहेंगे, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज किए गए जो मुकदमात हैं 2, उसमें अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत को आज खारिज कर दिया है, तो क्या अहवाल रहा आज की समाअत का? जी, शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त जेल में है, आज उनकी 2 जो केस लगे हुए थे, एक हाज़िरी से इस्तिस्ना की और दूसरा जो है तलबी का, अली बुखारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की थी, दोनों दरख्वास्तें जो है अदालत ने खारिज कर दी। अली बुखारी ने अदालत को दलाइल दिए कि जज साहब को दीवार के बैक पे भी देखना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन उस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर थे राजा नवीद, उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और अगर मुल्ज़िम नहीं पेश होता किसी भी वजह से तो बुरी जमानत उनकी जो है खारिज कर देनी चाहिए। तो उस हवाले से अदालत ने महफूज फैसला सुनाया था। जज अबुल हसनाद मोहम्मद उल करनैन ने यह फैसला सुनाया और शाह महमूद कुरैशी के दोनों केसेस में उनकी जो है जमानतें खारिज कर दी। और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में मैं आपको बताता चलूँ कि वो जेल में मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से पहले 3 दिन फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है उनका हुआ था और उसके बाद उनको जुडिशल किया हुआ था और जो है आने वाला जो दिन है उनकी जो जमानत की जो दरख्वास्त है वो भी लगी हुई है। तो उस हवाले से कल तक भी वक्त मांगा गया था, वो वक्त नहीं दिया गया और उनकी दोनों केसेस में जो है जमानतें जो है इसमें खारिज की गई हैं। वक्त कम है, इसमें कुछ और भी तफसीलात हैं। अलबत्ता जो आज की जो ये खबर है उसमें यही है कि जो शाह महमूद कुरैशी की दोनों केसेस में खबर के बारे में जानना चाहते हैं। कोर्ट की चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में समाअत जो अटक जेल के हवाले से उसको भी दरखास्त दायर की गई थी, उस पर अदालत ने आज एतराजात को दूर कर दिया है। तो शाम कयानी बताइएगा।
बिल्कुल, साइफर केस में एक तो ये इस्तदा है कि जो वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज हैं वो अटक जेल में जाकर समाअत करेंगे, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की एक तो इस्तदा की गई है। दूसरी इस्तदा ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात नहीं सुन सकते। उसमें मौक़िफ़ ये था कि मैजिस्ट्रेट की अदालत का इख्तियार है कि वो इन केसेस की समाअत करे, और वकील ने यह भी अदालत को बताया कि इससे पहले भी कोई मिसाल नहीं मिलती कि स्पेशल कोर्ट का कोई जज सुने, बल्कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में ये केसेस सुने जाते हैं। इसलिए जो एटीसी के जज को ये इख्तियार दिया गया है उसे भी खिलाफ कानून करार दे दिया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त पर दलाइल सुने, दलाइल सुनने के बाद ये रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। अब अदालती अमले की जानिब से यह बताया गया है कि इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो गए हैं और तमाम फ्रीकैन, इसमें 9 फ्रीकैन बनाए गए थे। एक तो स्पेशल कोर्ट के जज को बनाया गया था, उनको नोटिस जारी नहीं किया जाता। उसके अलावा दीगर जो 8 रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। वजारत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच एहतशाम कयानी, ऐसी हमें कोर्ट की खबर के हवाले से तफसीलन आगाह भी कर रहे थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम एक और अहम मसले पर बात करेंगे और कराची स्कूल्स के हवाले से एक खबर सामने आई है जिसमें स्कूलों में जिस्मानी सज़ा का जो रुझान है वो तेज़ी से प्रिवेल हो रहा है। इस सज़ा के रुझान को रोकना है, इसके खिलाफ अब एक्शन लेने के हवाले से खबरें भी आ रही हैं और कहा गया एडिशनल डायरेक्टर की जानिब से कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे, हमारे साथ खुद ही मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन मल्ला। बहुत शुक्रिया राफिया साहबा आपके वक्त का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप ये बताइएगा कि अभी क्या इकदाम किए जाएंगे, क्या बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए हैं कि बच्चों को सजाएं मिल रही है, खतरनाक हद तक कोई इंजर्ड हो गया है, कोई सीरियसली, क्या वजह है? असल में बात यह है कि हर साल 3 से 4 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होती है। 3 से 4 ज्यादा नहीं होती पूरी सिंध में, लेकिन मेरे नजदीक ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक जो बच्चा है वो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, और अगर वो एक बच्चा जवान होकर जिस्मानी तशद्दुद की वजह से एक एबनॉर्मल बिहेवियर एडॉप्ट तो पूरी फैमिली को और मुआशरे को नुकसान दे सकता है। ठीक। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सिंध असेंबली ने 2016 में बच्चों के लिए एक्ट पास किया था प्रोटेक्शन का और प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट का। बिल्कुल ठीक। जिसके 2023 में रूल्स जो हैं वो बनाए गए। अब ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट का सर्कुलर हमने निकाला है वो उस सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल ठीक कि है। तमाम जो स्कूल्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे हम इस चीज को लेके जा रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर कमेटियां बनाएं जिसमें पेरेंट्स का नुमाइंदा हो, स्कूल का नुमाइंदा हो, और जो डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है और एक उसका अफसर हो, ताकि अगर कोई ठीक है। राफिया साहबा, आपका पॉइंट आ करते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जिनका ताल्लुक है। ज़ीशान अल्ताफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान साहब, अभी ये सर्कुलर जारी हुआ है कि प्राइवेट स्कूल्स जो कि जहां पर बच्चों को सजा मिलती है उनके खिलाफ एक्शन होगा, स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया जाएगा, कमेटियां बनाई जाए, नोटिस आवेजा किया जाए, प्रॉपर काम हो इसके ऊपर। क्या समझते हैं कि ऐसा रुझान प्रिवेल कर रहे हैं, ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं सजा के? देखिए जी, पहले तो मैं आपको प्राइवेट स्कूल्स की बात बताऊं। प्राइवेट स्कूल्स में ये लॉ पहले से, जैसे एडिशनल डायरेक्टर साहिबा ने, राफिया मल्ला साहिबा ने फरमाया, तो हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी बहुत डिफाइंड है और हमारे अपनी रूल्स रेगुलेशन में भी ये बिल्कुल आया है। जब हम टीचर को हायर करते हैं, स्टाफ को हायर करते हैं, तो उनको सारे रूल्स रेगुलेशन बाकायदा पढ़ाते हैं और साइन करवाते हैं कि किसी किस्म का तशद्दुद या किसी किस्म के बच्चे को एक पेंसिल भी टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़ीशान साहब से और भी सवालात पूछने थे कि अगर ऐसा होता है, अगर किसी बच्चे को सज़ा मिलती है तो क्या उस टीचर के खिलाफ स्कूल की जानिब से भी कोई एक्शन लिया जाता है? ज़ीशान, आपको आवाज़ आ रही है तो बताएगा कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो फिर उस टीचर के खिलाफ क्या अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होता है स्कूल में? अगर खुदा न खासा हमें कहीं पे भी पता चलता है किसी स्कूल में भी ऐसा एक्ट हुआ है तो उसके लिए एक डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई है। किसी किस्म का भी टॉलरेशन तो इसमें है ही नहीं, और दुनिया में ये एक्ट मौजूद है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे इस पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। मैं खुद भी CEO गवर्नर हाउस का हूँ, पूरी एजुकेशन सिंध को देख रहा हूँ।
तो अब माशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन जो 3-4 केसेस भी आ रहे हैं उनको भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो उसमें ख़ास तौर पे हमें काउंसलिंग सेशंस करने चाहिए और ख़ास तौर से तवज्जो दिलानी चाहिए टीचर्स को कि वो किसी किस्म का भी वायलेशन या किसी किस्म का भी चाइल्ड एक्ट की खिलाफ वर्जी ना करें। थैंक यू सो मच। ज़िशान अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद है था कि हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम भी करें, उसको रोकने के हवाले से इकदाम भी हो रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में अब हम बात करेंगे पाकिस्तान का बड़ा टाकरा होने जा रहा है इंडिया के साथ। इस टाकरे की कितनी तैयारी है, कैसा जोश व जज्बा है श्रीलंका में जहाँ पर पाकिस्तानी टीम भी मौजूद है, कितनी प्रैक्टिस की है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहीं से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज वसीम बाखरी। एजाज, बताइएगा कैसा माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़े टाकरे के हवाले से कैसी तैयारियाँ, पाकिस्तानी टीम की मोराल हाई है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ इस वक्त पाली के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं और दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन हो गया है। उससे पहले दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आज पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है नाम लेकर कहा कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह उनके पास नहीं है। अगर होते तो वो नेट में उनको खेलने के उनको तजर्बा। इस बात का एतराफ किया कि ये जो पाकिस्तान टीम है जिसके साथ कल हम मैच खेलने जा रहे हैं, हमें इंडियन को अंदाजा है कि ये वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और ये वर्ल्ड नंबर टीम ऐसे नहीं बनी है, पिछले 3-4 साल की मेहनत से ये वर्ल्ड नंबर टीम बनी है। और कप्तान बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम पिछले 3-4 साल से जिस कम्बिनेशन के साथ खेल रही है उसी कम्बिनेशन को लेके कल के मैच में मैदान में उतरेगी। और बाबर ने साथ ये भी कहा कि पिछले 2 महीने से वो खुद श्रीलंका में मौजूद है। लेकिन वसीम, ये मैच जो है ये कहीं बारिश की नजर तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि 80% चांसेस बताए गए थे वेदर के अपडेट्स के हवाले से कि हो सकता है बारिश हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा? रंग में भंग तो नहीं डल जाएगा? देखिए, बारिश की वेदर रिडार के ऊपर प्रेडिक्शन जरूर है। बाबर आजम को भी आज सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो 2 महीने से श्रीलंका में है, जो रिडार पे आता है वैसा होता नहीं है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर रिडार के ऊपर बारिश की प्रेडिक्शन जरूर है, लेकिन इम्कानात यही है कि ये मैच हो जाएगा। अभी भी इस वक्त यहाँ पर ठीक है, इम्कानात ये है कि मैच हो जाएगा और एक अच्छा शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। एजाज अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।